हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट। जीके एजुकेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का होगा, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल है जीके एजुकेट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट आ जाता है 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 1 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई से पहले जो है केंद्रीय बैंक के सभी कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, जिसमें 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को एक मजबूत बैंक में मिला दिया था। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन से थे? एक था कोलकाता बैंक, मद्रास बैंक और बॉम्बे बैंक। फिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया, जिसके अनुसार जो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में परमानेंट रूप से मुंबई में इसको हस्तांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। फिर 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन आ गया। नेक्स्ट आ जाता है, यूक्रेन को 15.6 अरब डॉलर का कर्ज देगा आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कार्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए 115 बिलियन डॉलर के बड़े पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर का ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने समर्थन के लिए आईएमएफ का आभार व्यक्त किया। इसे रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक आवश्यक मदद बताया, क्योंकि रूस देश ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है, रूस के ऊपर आक्रमण किया हुआ है। दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। कब से चल रही है? लास्ट ईयर मार्च 2022 से। अब हम पढ़ लेते हैं प्रोबा 3 मिशन के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कुछ देशों में स्पेस एजेंसी होती है, जैसे हमारे पास है इसरो, वैसे ही अमेरिका के पास है नासा, और यूरोपियन की क्या है? ईएसए। तो उनका प्रोबा 3 मिशन है, जिसमें 2 अंतरिक्ष यान शामिल किए गए हैं। अंतरिक्ष में फॉर्मेशन उड़ान का वे प्रदर्शन करेंगे। प्रोबा 3 क्या है? यह एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसका उद्देश्य है 144 मीटर लंबा सौर कोर्नग्राफ बनाना है, जिससे वैज्ञानिकों को सौर रिम के करीब सूर्य के धुंधले कोरोनों का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है, जो पहले कभी हासिल नहीं हुई थी। प्रोबा के 3 अंतरिक्ष यान भारत के पीएसएलवी के द्वारा पृथ्वी की उच्च कक्षा में तैनात किए जाएंगे। प्रोबा 3 मिशन किसका है? ईएसए का, यूरोपियन यूनियन का। लेकिन इसको लॉन्च कौन करेगा? भारत का पीएसएलवी। भारत के पास जो रॉकेट है या लॉन्च व्हीकल है, एक पीएसएलवी है, एक जीएसएलवी है। प्रोबा 3 के मिशन को कामयाब करने के लिए पीएसएलवी का यूज किया जाएगा। ये याद रखिए, प्रोबा 3 मिशन किस एजेंसी का है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? पीएसएलवी के द्वारा, जो कि इसरो यानी भारत का लॉन्च व्हीकल है। अब दोस्तों पढ़ते हैं, म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की पार्टी को भंग किया। म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट के बाद से राजनीतिक उथल पुथल है। यानी कि 1 फरवरी 2021 से म्यांमार सेना ने म्यांमार के ऊपर कब्जा किया है। म्यांमार सेना के जनरल है मिंग ओंग हलिंग। कौन है? मिंग ओंग हलिंग। इसके नेतृत्व में सैन्य जुटा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश की निर्वाचित नेता आंग सान सू की और अन्य प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया। सेना ने 2020 के चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी का दावा किया, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भारी मतों से जीती। तख्ता पलट ने
देश भर में व्यापक विरोध और हिंसा को भड़का दिया, जिसमें जुटा ने असंतोष को दबाने के लिए क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया है। तो यह था म्यांमार के बारे में, जहां पर सेना ने कब्जा किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्त कमांडर सम्मेलन। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, जिसको कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। ये एक वार्षिक सम्मेलन है जहां भारत के शीर्ष सैन्य कमांडर सैन्य मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा और मंथन के लिए एक साथ आते हैं। भारत के शीर्ष सैन्य कमांडर का मतलब है कि भारत की जो सेनाएं है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके चीफ जो है आपस में बैठकर देश की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श करते हैं। यह सम्मेलन देश के अन्य सैन्य नेताओं के विचारों का आदान प्रदान करने, सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा करने और आगे की राह पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष जो सीसीसी यानी कि कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की थीम है रेडी, रिसर्जेंट, रिलीवेंट, जिसका उद्देश्य है आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने में सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना है और यह सुनिश्चित करना था कि वे तैयार, लचीला और अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम रहे। नेक्स्ट आ जाता है शेंगेन। शेंगेन क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शेंगेन क्या है, 27 यूरोपीय देशों का समूह है जिसमें आपसी देशों में मुक्त आवाजाही है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राजदूतों ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी कि जिसका उद्देश्य है वीजा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है। क्या करना है? डिजिटाइज करना। किन देशों के बीच में? शेंगेन देशों के बीच में। नया वीजा क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षरित 2D बार कोड के रूप में आएगा। इस कदम का उद्देश्य है मौजूदा स्टिकर्स को बदलकर जालसाजी और धोखाधड़ी को कम करना है। इससे जो है यात्रियों के द्वारा आवेदन करना आसान बन जाएगा और साथ ही शेंगेन क्षेत्र को सुरक्षा बनाने में मदद करेगा। तो इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है। शेंगेन जो है 27 यूरोपीय देशों का समूह है जहां पर आपसी देशों में मुक्त आवाजाही है। इन देशों के द्वारा जो वीजा यूज किया जाएगा 2D बार कोड के रूप में यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। 29 मार्च 2023 को अजरबैजान और ताजिकिस्तान दोनों कहाँ पर है? मध्य एशिया में है। इन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। यह घोषणा दोनों देशों के द्वारा बीमारी को मिटाने के लिए एक व्यापक शताब्दी लंबे अभियान के परिणाम के रूप में आई है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली और एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा प्रेषक एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित करना दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने अपने क्षेत्रों में एनाफ्लीज मच्छर जनित बीमारियों को सफाया कर दिया है। नवीनतम घोषणा के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसके द्वारा यूरोपीय क्षेत्र के 21 देशों सहित 41 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। यानी यूरोप के अंदर 21 ऐसे देश है जो मलेरिया मुक्त है। और अब तक टोटल कितने देश हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में? 41। आगे दोस्तों पढ़ते हैं भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति के बारे में, जिसको कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत सरकार ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। 2015 में शुरू की गई पिछली नीति की यह जगह लेगी। यानी जो पुरानी नीति, हमारी व्यापार नीति जो चल रही है, उसको रिप्लेस करेगी नई विदेश व्यापार नीति। विदेश व्यापार नीति शेष विषयों के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए इनके लिए रणनीतियां तैयार करना, नियम बनाना और दिशा निर्देश तैयार करना इस नीति में किया जाएगा। इस नीति के तहत जो है सरकार को विदेशी व्यापार का समर्थन करने, भुगतान के अनुकूल संतुलन को बनाए रखने के लिए विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत व्यापार नीतियों को बनाने और लागू करने और निगरानी करने की आवश्यकता है। नए विदेशी व्यापार नीति ने 2030 तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें व्यापारिक और सेवा क्षेत्रों से समान योगदान है। इस नीति का उद्देश्य है निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, लेन देन की लागत को कम करना और व्यापार संचालन को आसान बनाने के लिए ई-पहल शुरू करना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य अतिरिक्त निर्यात हब विकसित करना, निर्यात को राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग बढ़ाना है। अब दोस्तों देखते हैं भारत की अंजलि शर्मा ने माउंट किलिमंजारो कहां पर है? अफ्रीका में। भारत की एक पर्वतारोही अंजलि शर्मा ने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पारंपरिक गद्दी पोशाक यानी कि लुआंचड़ी यानी कि साड़ी पहनकर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है।
वह गद्दी की पोशाक पहनकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। उनका लक्ष्य है पर्वत चोटियों पर गद्दी संस्कृति को बढ़ावा देना है। अंजलि शर्मा कौन है? भारत की एक पर्वतारोही है। वे हिमाचल प्रदेश से आती है। वह 15 साल की उम्र से पहाड़ों पर चढ़ाई कर रही है। 5289 मीटर की चोटी को पहले फतेह कर चुकी है। अब पढ़ते हैं दोस्तों सीआरपीएफ शौर्य दिवस के बारे में, जो कि हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 9 अप्रैल को पूरे भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। 9 अप्रैल 1965 ईस्वी को सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ और रन में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था। यह पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई के दौरान जो है सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए और शौर्य दिवस को हर साल चिन्हित किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवानों ने 1965 तक भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा की है। उसके बाद बीएसएफ का गठन हुआ। तब से बीएसएफ भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा करती है। सीआरपीएफ ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला करने वाले सभी 5 आतंकवादी को मार गिराया था। वर्तमान में सीआरपीएफ कर्मियों के द्वारा भारत में आतंकवाद रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। एक ऐतिहासिक कदम के तहत जो है भारतीय सेना इस महीने के अंत में यानी अप्रैल के लास्ट में आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों की पहली खेप को कमीशन करने जा रहा है। यानी कि इस साल अप्रैल से जो है आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। होविट्जर और रॉकेट सिस्टम को संभालने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन महिला अधिकारियों को चेन्नई में ओटीए में यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पास आउट किया जाएगा। इस महीने ओटीए से पास होने वाली महिला अधिकारियों को वायु रक्षा, सिग्नल इंजीनियर, विमानन, एएससी और आयुध जैसी इकाइयों में नियुक्त किया जाएगा। भारतीय सेना अभी भी महिला अधिकारियों को मुख्य युद्धक शाखाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि आर्टिलरी को लड़ाकू समर्थन शाखा के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किसको भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चयन किया है? तो सही आंसर क्या रहेगा? नीरज निगम। नीरज निगम। तो नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है निगम भोपाल में स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में रीजनल ऑफिस में निदेशक थे। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्रिकेट से। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का जामनगर गुजरात में निधन हो गया है। वह 88 वर्ष के थे और उन्होंने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 75 विकेट हासिल किए थे। 177 रन देकर 10 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 1965 ईस्वी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 104 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी उन्होंने खेली थी। दुरानी ने 1960 की शुरुआत में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। नेक्स्ट आ जाता है किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो किसने खोली है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और कहां पर खोली है? पुणे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे के अंदर स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। यह देश को स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट आ जाता है नासा ने अपने चंद्र मिशन ऑप्टिमस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया? 4 यात्रियों का। इसके बारे में पढ़ते हैं। नासा ने इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है। नासा पहली बार अपने चंद्र मिशन ऑप्टिमस 2 के लिए एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चुना है। ऑप्टिमस 2 का जो मिशन है, नासा का जो मिशन है, उसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। इस मिशन में क्रिस्टीना हैमरकॉक, जर्मी हैंसन, विक्टर ग्लावर और रिड वाइजमैन शामिल है, जो नासा के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑप्टिमस 2 मिशन के साथ चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। नासा के चंद्र मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में पहली बार एक गैर अमेरिकी को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? फिनलैंड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर यूरोपीय देश फिनलैंड जो है अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। अमेरिकी प्रभाव क्यों बोला जाता है? इस नाटो में ज्यादातर देश कौन से है? यूरोप के। इसमें सबसे ज्यादा असर किसका रहता है? अमेरिका कंट्री का। नाटो के इस फैसले को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फिनलैंड रूस का एक पड़ोसी देश है, जो रूस के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
रूस के द्वारा पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन के साथ फिनलैंड ने नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किया था। हंगरी और तुर्की ने शुरुआत में स्वीडन की सदस्यता पर रोक लगाई थी, लेकिन वे भी अब मान गए हैं। इस प्रकार से फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट आ जाता है भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? किसने किया? स्काईरूट एरोस्पेस ने। भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्काईरूट एरोस्पेस, जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब तक भारत के अंदर जो भी इंजन या फिर रॉकेट तैयार किए जाते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? इसरो के द्वारा। लेकिन स्काईरूट एरोस्पेस पहली भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसने क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया है। और दोस्तों लास्ट आ जाता है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है? किस पे लगा है? संजीता चानू पर। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर संजीता चानू पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। संजीता पिछले साल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ड्रोस्टानोलोन मेटाबोलाइट को लेकर पॉजिटिव पाई गई थी। ये पदार्थ जो है विश्व डोपिंग रोधी की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।